हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पुराने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर से। आज हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन के साथ। हेरिडिटी वाला पोर्शन हमारा खत्म हो चुका था। आज नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, एवोल्यूशन। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन is a series of progressive change taking in the species over a period of million years। क्या होता है, डायरेक्टली तो हम बन नहीं गए, या डायरेक्टली तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सीधा ही एक इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या हुआ कि वो चेंज हुआ, धीरे धीरे एक टाइम के साथ साथ चेंज होता गया। फिर इसमें क्या हो रहा है चेंज में, जैसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म था वो थोड़ा सिंपल था और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता चला गया आगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। ऐसे अभी हम जो स्पीशीज हैं वो होमो सेपियंस हैं, उससे पहले क्रोमैग्नॉन और भी बहुत सारी स्पीशीज थी, नीदरलैंड्स वाली और ये सब निएंडरथल, सॉरी नॉट नीदरलैंड, इट्स निएंडरथल्स, क्रोमैग्नॉन, ये सारी स्पीशीज थी मैंस की। तो उनकी शेप साइज सब अलग होता था और हमें तो कहा गया है कि हमारे पूर्वज थे चिंपैंजीज एंड ऑल, तो उसमें क्या था टेल हुआ करती थी तो वो हट गई अब। तो ये सब क्या हो रहा है, एक एवोल्यूशन हो रहा है जो कि हमें बेटर बनाता जा रहा है, लाइक टाइम के साथ साथ हम और बेटर होते चले जा रहे हैं। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन द पॉपुलेशन चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दस लेड टू एवोल्यूशन। ये लाइन यही कहना चाह रही है कि हमारे अंदर जीन लेवल पे चेंज हो रहा है और धीरे धीरे वो टाइम के साथ साथ हमें बेटर बनाने में हेल्प कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस चेंज इन द फ्रीक्वेंसी अकर बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी चेंज किस लिए होता है, कभी कभी क्या करता है ये नेचर भी सिलेक्ट करता है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है। सो वेरिएशन इन द पॉपुलेशन अराइज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। जो वेरिएशन है वो कैसे आ रहा है अब पॉपुलेशन में, तो या तो इसलिए आ रहा है वेरिएशन क्योंकि डीएनए कॉपी होते टाइम कोई एरर आ गया इसलिए वेरिएशन आया, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आया। अब इस वेरिएशन की वजह से हमारे अंदर क्या आ रहा है, इस वेरिएशन की वजह से हमारे अंदर आ रहा है चेंज, जो कि या तो हो सकता है हमारे लिए बेनिफिशियल हो या हमारे लिए हार्मफुल हो। तो जो बेनिफिशियल चेंज होगा वो हमें आगे इवॉल्व करेगा, वो हमें एवोल्यूशन की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे, कुछ साइंटिस्ट थे जिनने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे, जिनमें से ये भी एक था। इसमें क्या है कि एक कंडीशन लिया हुआ है, यहाँ पे 3 कंडीशन देखी। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकेंड सिचुएशन है हमारी, और ये थर्ड सिचुएशन है। इस सिचुएशंस में क्या दिखाया गया कि पहले एक पॉपुलेशन थी जिसमें रेड बीटल्स रहते थे बहुत सारे, ये ग्रास के ऊपर बहुत सारे रेड बीटल्स रहते हैं। और पॉपुलेशन में कौन था, क्रोज भी थे। तो जो बहुत सारे क्रोज थे, अब क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जेनेटिक चेंज आया। जो जेनेटिक चेंज होगा, जीन में चेंज आया, तो जीन में जो चेंज आया उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक चेंज बोलेंगे। जो जेनेटिक चेंज आया उसकी वजह से कहीं पर एक ग्रीन बीटल आ गया, कुछ म्यूटेशन हुआ, कुछ वेरिएशन आया जिसकी वजह से एक ग्रीन बीटल आ गया। अब जो ग्रास के ऊपर ग्रीन बीटल था, क्रोज को वो बीटल दिखाई नहीं दिया, तो क्रोज ने क्या किया, रेड बीटल को ये लोग क्या करते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए। और एक टाइम के बाद रेड बीटल की पॉपुलेशन क्या होने लगी, कम होने लगी। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि रेड बीटल की पॉपुलेशन कम हो गई, पहले कितने सारे रेड थे और अब कितने कम रेड बचे। धीरे धीरे ये पॉपुलेशन और कम होती चली गई और एक टाइम ऐसा आया जहां ये पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, रेड बीटल बचे ही नहीं। तो अब क्या हो रहा है, किसने, जो नेचर ने फेवर किया, नेचर ने किसको फेवर किया, ग्रीन बीटल को फेवर किया नेचर ने। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन बीटल क्रोज को दिखे नहीं, अब रेड बीटल खत्म हो गए, तो ये ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन एक नई स्पीशीज के रूप में ग्रीन बीटल बन गए। तो ये क्या हुआ, जो रेड बीटल थे वो ग्रीन में इवॉल्व हो गए धीरे धीरे। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, जो रेड बीटल्स थे उनमें अगर जेनेटिक चेंज आया तो एक ब्लू बीटल बन गया। अब क्रो को क्या है, ब्लू बीटल भी दिखेगा और रेड बीटल भी दिखेगा, लेकिन इनने जो ब्लू बीटल था उसने अपनी एक अलग पॉपुलेशन बनाना स्टार्ट की, तो धीरे धीरे इसकी भी एक पॉपुलेशन बनी
और रेड बीटल की भी एक अपनी पॉपुलेशन रही रेड बीटल्स की। पर अचानक से अब क्या हुआ, इस बार एक एलिफेंट आ गया और एलिफेंट ने क्या किया, इंटेंशनली नहीं, उसने नॉन इंटेंशनली क्या किया, रेड बीटल के ऊपर पांव रख दिया। तो अब क्या हुआ, सारे रेड बीटल मर गए और ये ड्रास्टिक चेंज आया एनवायरनमेंट में। और सारे के सारे जितने भी बचे तो वो कौन बचा, ब्लू बीटल्स बचे। तो वो कौन सी पॉपुलेशन हो गई, ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या आई, बहुत सारे रेड बीटल्स थे। अब रेड बीटल्स ने सारी धीरे धीरे सारा खाना खाना स्टार्ट किया, तो सारी ग्रास ये लोग खा गए। सारी ग्रास जो थी वो खत्म हो गई, तो बीटल्स क्या हुआ, कुछ तो मर गए और जो बचे वो थोड़े, उनका वेट और हाइट वगैरह कैसी हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। न्यूट्रिशन जब नहीं मिल पा रहा है तो ये कैसे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन रह जा रहे हैं। अब जब ये मेल न्यूट्रिशन रह गए तो इनकी पॉपुलेशन भी कुछ कम हो गई। अब यहाँ जब उन्होंने क्या देखा कि ये पॉपुलेशन भी कम हो गई, तो इनमें से कुछ बीटल ऐसे बचे जिन्होंने इसको रजिस्ट कर लिया, जिन्होंने ये कंडीशन को रजिस्ट कर लिया और ये क्या हो गए, ये बच गए और ये आगे भी सरवाइव कर गए। जब ये आगे भी सरवाइव कर गए तो इनकी ये अपनी फिर से अलग पॉपुलेशन ड्राइव हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग स्पीशीज इवॉल्व हुई। अब कैसे ये स्पीशिएशन हो रहा है और कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम आगे देखते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट, ये क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के साथ भी काम किया था और इन्होंने स्पीशिएशन पे इन्होंने काफी सारी इवोल्यूशन की थ्योरी वगैरह भी दी और इन चीजों पे काम किया, जो जिन्होंने ये बताया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। डार्विन इनका नाम था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और इन्होंने 22 इयर्स ओल्ड के थे तो ये एक वॉयज पे गए थे, जब इन्होंने देखा कि साउथ अमेरिका का जो आइलैंड है वहां पे कुछ अलग डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो फिर उन्होंने उसको स्टडी किया और देखा, फिर उन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे हुआ। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में भी बताया और उन्होंने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट को अर्थवॉर्म का रोल भी बताया सॉइल की फर्टिलिटी में, और कैसे नेचर सिलेक्ट करता है ये भी बताया। अब जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, इसमें नेचर ने क्या किया था, इस थर्ड सिचुएशन में नेचर ने सिलेक्ट किया कि कौन सरवाइव करेगा, सिर्फ फिट जो होगा, जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि जो फिट होगा ऑर्गेनिज्म वही सरवाइव करेगा। अब एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होती हैं, व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड व्हाट आर हेरिटेडेबल ट्रेड्स, व्हाट आर इनहेरिटेडेबल ट्रेड्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होती हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट इनहेरिटेड। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं, हम कैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम खुद एक्वायर करते हैं, जिनको हमने एक्वायर किया। ये क्या होगा, ये हमें पेरेंट्स से नहीं मिलेंगी, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती, ये हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर करते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स which are acquired by individual in his lifetime and are not genetically fixed. For example के लिए हम देखते हैं, जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या है, आयरन स्मिथ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने बुक में भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ द मसल ऑफ राइट हैंड ऑफ एन आयरन स्मिथ डेवलप मोर स्ट्रांगली, दिस कैरेक्टर will not pass to his son by birth. एक आयरन स्मिथ वो लोहार होता है, अगर वो लोहा ठोकते ठोकते उसका हाथ अगर बहुत मजबूत हो जाता है तो उसकी मसल्स, जो बाइसेप मसल्स होती हैं हाथ की, वो डेवलप हो जाती हैं। तो ये कैरेक्टर वो उसके सन में पास नहीं होगा, पेरेंट्स से सन में ये वाला कैरेक्टर जो है वो नहीं जा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके जीन लेवल पे कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है ना, जो बॉडी बिल्डर है उसका जो बेबी होगा वो भी बॉडी बिल्डर होगा, ऐसा तो नहीं होता। तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक। इट इज नॉट ब्रिंग चेंज इन द डीएनए एंड डज नॉट लीड टू द इवोल्यूशन, और उससे कोई इवोल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब एक्वायर्ड ट्रेट क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया, जो अपने पूरे लाइफ टाइम में कोई भी इंसान
हासिल करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्ञान है, किसी के पास बहुत सारी नॉलेज है तो उसका बेबी भी जो होगा उसके पास बहुत सारी नॉलेज होगी। ये क्या है, ये हमने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेड होती हैं ये क्या होती हैं, ये पास हो जाती हैं पेरेंट्स से। कैसे पास हो जाएगी, किसमें, उसके सन में या उसके चाइल्ड में पास हो जाएगी। ये ट्रेड क्या होगा, पेरेंट से चाइल्ड में पास हो रही है। अब ये ट्रेड क्या हो सकता है, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, तो ये हमारे मम्मी पापा जैसे ही हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होती हैं, इनहेरिटेबल नहीं होती हैं, जबकि ये इनहेरिटेबल होती हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होती हैं वो इनहेरिटेबल होती हैं। इनमें जो एक्वायर्ड ट्रेड्स में क्या होता है कि जेनेटिक मेकअप कोई प्रेजेंट नहीं होता, जीन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन भी आ जाता है और जीन के थ्रू ये पास होती हैं। जो ट्रेड्स ऐसी होती हैं इनहेरिटेड, उनमें जीन लेवल पे चेंज आता है। चेंज इन द डीएनए in acquired traits, change in the DNA will not result in any change in such traits। अब वो डीएनए में तो चेंज हो गया लेकिन आगे जाके कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर डीएनए में चेंज हो रहा है तो ये आगे भी पास होता चला जाएगा। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं उनमें डीएनए लेवल पे चेंज होगा, और जो हेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं इनमें कोई चेंज नहीं होगा डीएनए लेवल पे, इनमें कोई चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्पीशीज कैसे बनती हैं, स्पीशीज बनने के ही प्रोसेस को हम स्पीशिएशन कहते हैं। सो व्हाट इज स्पीशिएशन? व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल अपने ग्रुप से अलग होकर किसी लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से अलग हो गया और उसके बाद वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट मतलब अब वो उस ग्रुप में आके कभी उनके साथ रह के रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा, तो वो एक स्पीशीज बना लेगा। जैसे कि आप लोग सपोज करिए कि ये कोई एक बहुत बड़ा सा एरिया है, बहुत बड़ा लैंडमार्क है जहाँ बहुत सारे डियर्स का ग्रुप रहता है। यहाँ बहुत सारे डियर्स का ग्रुप रहता है, ये पूरा बहुत सारे डियर्स हैं यहाँ पे, मतलब इसमें बना तो नहीं सकते हम इतने सारे, पर आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डियर्स का ग्रुप रह रहा है। तो क्या हो रहा है, जब ये बहुत सारे डियर्स का ग्रुप रह रहा है तो यहाँ पे इनकी एक डियर की पॉपुलेशन रह रही है। अब सपोज करिए कि एक डियर, यहाँ कुछ आपदा आ गई और इसमें से कुछ डियर्स मर गए और कुछ डियर जा रहे हैं कहाँ, किसी दूसरी लोकेलिटी में, तो कुछ डियर इस यहाँ आ गए और ये बीच में बड़ा सा, अब कुछ डियर, एक दो डियर यहाँ आ गए और अब यहाँ बाद में कुछ ड्रास्टिक चेंज आया, तूफान आया या मतलब भूकंप आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, रिवर क्रिएट हो गया, रिवर बन गया कुछ टाइम के बाद। अब जब ये रिवर बन गया तो यहाँ क्या देखने के लिए मिला, अब कभी भी यहाँ के डियर वहाँ, यहाँ जो डियर्स यहाँ पर रह रहे हैं वो कभी भी यहाँ नहीं जा पाएंगे और जो डियर यहाँ रह रहे हैं वो कभी भी यहाँ नहीं जा पाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आइसोलेट हो गए आपस में। बहुत साल बाद देखा जब कभी ये दोनों डियर कहीं ये आपस में आके मिले तो इनमें एक चेंज देखने के लिए मिला। ये तो पता चला बहुत हॉर्नी हुआ करते थे, इसमें बड़े बड़े हॉर्न्स हैं और ये सब है, और इनके हॉर्न्स कैसे हो गए, अब छोटे हो गए और कलर भी चेंज हो गया और ये आपस में भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जैसे ये पॉपुलेशन थी तो ये दो डियर आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब जब ये दो मिले तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे हो गए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए और ये वाली जो स्पीशीज थी ये एक नई स्पीशीज बन गई। ठीक, सो दिस में लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। क्या हुआ कि एक नई स्पीशीज बन गई। किसकी वजह से ऐसा हुआ? द टू मेन फोर्स दैट प्ले द रोल इन स्पीशिएशन आर जेनेटिक ड्रिफ्ट आया एक तो, और एक नेचर ने सिलेक्ट किया। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? इट इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन। जो जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आना जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक नई स्पीशीज बन गई और नई स्पीशीज जो बनी है उसे नेचर को भी सपोर्ट करना है कि जो नेचर है वो नेचर में सरवाइव कर सके। नाउ इवोल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन।
इफ द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय टू स्पीशीज इज मोर, जैसे यहां हमने देखा कि 3 स्पीशीज हैं एलिफेंट की, 1, 2 एंड 3। सो अब क्या होगा, जिस स्पीशीज में कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, ये दोनों स्पीशीज कैसी लग रही हैं, मोर सिमिलर लग रही हैं, और ये थोड़ी सी अलग लग रही है, तो दैट मीन्स दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड, ये दोनों ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगी। इफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशी दे में हैड अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब इफ इन ये दोनों अगर क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ज्यादा रिलेट कर रही हैं आपस में, तो ये क्या हो सकता है, इनका एक एंसेस्टर हो सकता है, कैसा, कॉमन। अब अगर देखा जाए तो अगर हम सोचें कि एक है चीता और एक है एलिफेंट, और एक है मैमथ, एक क्या है, मैमथ। तो अब हम देख रहे हैं कि जो मैमथ और एलिफेंट है, मैमथ और एलिफेंट ये दोनों क्या है, ये क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन चीता क्या है, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल रहे मैमथ और एलिफेंट जैसे। तो हो सकता है जो मैमथ और एलिफेंट हो, इनका जो एंसेस्टर हो, मतलब पूर्वज हो, वो क्या हो, एक ही हो, ये एक ही एंसेस्टर से बने हुए हो। देखते हैं कैसे। जो इवोल्यूशन था उसमें बहुत सारे एविडेंस भी मिले कि ऐसा ही है, एंसेस्टर कॉमन हो सकता है। अब कैसे पता चला एविडेंसेस का, तो बहुत सारे ऐसी चीजें मिली हमें कि जो ये दिखाती हैं कि हमारा जो हमारे पूर्वज थे वो एक ही हो सकते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स मिले, एनालोगस ऑर्गन्स, फॉसिल्स मिले एनिमल्स के, सॉरी फॉसिल फ्यूल्स नहीं कहेंगे, फॉसिल्स कहेंगे। तो इसमें क्या था, होमोलोगस ऑर्गन मिले। तो होमोलोगस ऑर्गन का क्या है, ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन्स में डिफरेंस बताने के लिए पूछा जाता है। तो व्हाट आर दे, होमोलोगस ऑर्गन क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चर, दे हैव स्ट्रक्चर, और दीज आर द ऑर्गन्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जो मैन है, चीता, वेल और बैट, इनका अगर हम 4 हैंड देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है। सिमिलर में क्या आ जाएगा आपका, रेडियस, अल्ना, और ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये इसी चीज के बने होंगे, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, यहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, इस तरीके के ही बने होंगे ये सब। हर एक उसमें बोन का स्ट्रक्चर आपको यही देखने के लिए मिलेगा, ठीक। लेकिन इनका फंक्शन क्या है, इनका सबका अलग अलग फंक्शन है। अब फंक्शन अलग अलग कैसे है, जो वेल है, वेल का जो आर्म है उसका क्या फंक्शन है, स्विम करने के लिए है। बैट का क्या है, ये उड़ने के लिए है, विंग्स हैं। मैन का क्या है, अपना काम करने के लिए, खाना खाने के लिए और बाकी कामों के लिए है। और चीता का क्या है, भागना है, दौड़ना है। तो इनका सबका कैसा है, एक ही फंक्शन है या अलग अलग फंक्शन है। फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर कैसा है, एक ही है। तो हमने इसको ले लिया होमोलोगस, होमो से पता चल रहा है सेम, सेम क्या चीज होगी, स्ट्रक्चर। होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट दैट दीज ऑर्गेनिज्म मे हैव द कॉमन एंसेस्टर। इनका एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज है वो कैसे हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं, बहुत साल पहले, मिलियन बिलियंस ईयर अगो पहले कॉमन हो सकते हैं। अब एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है बट फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। इनमें होता है सेम फंक्शन। अब जैसे यहां पे दे रखा है, विंग्स का दे रखा है, तो विंग्स में क्या आ जाता है, विंग्स में आप बैट का विंग देख लीजिए, ठीक है, किसी बर्ड, ये है आपका उसका टेरेडोडक्टाइल का विंग है ये, और ये किसका, किसी बर्ड का विंग है, बैट का विंग है, और ये किसी इंसेक्ट का विंग है।
तो इसमें क्या दिख रहे हैं तो सारे विंग्स किस काम में आ रहे हैं, फ्लाई के लिए यूज में आ रहे हैं। तो फंक्शन कैसा है, फ्लाई करना इनका फंक्शन है। बट स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारे ही आपस में डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसमें से कोई भी आपको एक ही जैसा नहीं दिख रहा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बर्ड, मस्क्यूटो एंड बैट ऑल हैव द सेम फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो ये याद रखने की चीज है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दो एनालॉगस ऑर्गन्स का, होमोलोगस ऑर्गन का, इनमें आपस में डिफरेंस भी पूछा जाता है। अब हम लेते हैं फॉसिल्स। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डेड रिमेन जितना भी होता है वो सब क्या कहलाता है, फॉसिल कहलाता है। ये हमारा कुछ हमें बोन्स मिलती हैं, कई जगह हमें फुटप्रिंट्स मिलते हैं। अब इनको हम पता भी कर सकते हैं ये कितने कितने पुराने हैं। अब कैसे पता करेंगे, तो बहुत सारे मेथड होते हैं, कार्बन डेटिंग वगैरह होता है, और क्या होता है कि इन पे कुछ आइसोटोप्स कलेक्ट हो जाते हैं जिनकी हाफ लाइफ पता करने से हम इनको पता कर सकते हैं कि ये किस उसके हैं, किस एज के हैं, कितनी साल ये पुराने हैं, इन पे जो मटेरियल जमा हो गया, जो स्टिक कर गया इस पे। और एक मेथड होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं ये कितने साल तक पुराने हैं। इवन कई मिलियन साल पुराने भी जो होते हैं उनको भी पता कर सकते हैं, इनकी जो मटेरियल पे है वो कितना डिके हो गया है, जो कार्बन इस पे स्टिक किया वो कितना डिके हो गया इससे। सो स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, द वेरिएशन अराइज इन द स्पीशीज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एरर इन डीएनए कॉपिंग और रेप्लिकेशन के टाइम जो वेरिएशन आ जाता है, जो चेंज आ जाता है, उसकी वजह से जितना भी चेंज आता है वो सब क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है, एवोल्यूशन में हेल्प करता है, जितना भी चेंज वेरिएशन की वजह से आ रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा ये बेनिफिट है या नहीं, इस हमें बेनिफिट मिल रहा है इससे या नहीं मिल रहा है। सो इट कैन बी डिफाइंड बाय नेचर। नेचर जिस चीज को सिलेक्ट करेगा वो चीज आगे तक कंटिन्यूटी में बनी रहेगी और इवॉल्व होती जाएगी। Such organism will reproduce and the variation will keep on accumulating till the completely different species evolve। अब क्या होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत फिट है, ठीक है, अचानक से कोई बीमारी आ जाती है तो उसको वो बीमारी हो जाती है, और एक ऑर्गेनिज्म है इसको वो बीमारी हो गई, जो बीमारी आई थी वो बीमारी हो गई, और एक ऑर्गेनिज्म है जिसको वो बीमारी नहीं हुई। तो नेचर किसे सिलेक्ट करेगा? नेचर तो ऑब्वियसली इसको तो सिलेक्ट नहीं करेगा, ये तो मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, और ये वाला क्या करेगा, सरवाइव करेगा। तो ये आगे अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करता रहेगा और ऐसे ही और सारे ऑर्गेनिज्म बनाता रहेगा। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है, इवोल्यूशन ऑफ हेरिडिटी। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो। थैंक यू।